नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, 16 दिनों के अंदर अतीक अहमद एक बार फिर से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। तो वहीं कई घंटों के कागजी कार्रवाई के बाद अतीक को साबरमती जेल से बाहर निकाला गया है। जेल से बाहर आते ही अतीक को फिर से एनकाउंटर का डर सताने लगा है। उसने कहा कि ये मुझे मारना चाहते हैं। अतीक अहमद को इस बार काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया जा रहा है। पुलिस वैन में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। उसे बायोमेट्रिक लॉक वाले पुलिस वैन में रखा गया है, जिसका एक्सेस कुछ ही पुलिसकर्मियों को दिया गया है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा भी पहनाया गया है। कई जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। नगर निगम और नगर पंचायतों के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। लखनऊ की अगर बात करें तो डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि नगर निगम चुनावों के लिए 18 अप्रैल को नामांकन की स्क्रूटनी होगी। 20 अप्रैल को दिन में 3 बजे तक नाम वापसी होगी। तो वहीं मुजफ्फरनगर में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अमरोहा की अगर बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन शुरू हुआ है। डीएम और एसपी ने नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। तस्वीरें आपको 4 दिखा रहे हैं, लखनऊ, अमरोहा, आगरा और मुजफ्फरनगर की। तो दूसरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव को लेकर डीएम और एसपी जमीनी तौर पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अयोध्या, भदोही, कानपुर, मुजफ्फरनगर सहित तमाम जिलों में प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको 8 दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अयोध्या, भदोही, कानपुर, कासगंज, रायबरेली, मिर्जापुर, मथुरा और कुशीनगर की। तो वहीं नगर निकाय चुनावों की घोषणा होने के बाद पहले चरण के चुनाव का नामांकन आज से शुरू हो चुका है, जिसको लेकर अब पार्टी कार्यालयों पर भारी तादाद में आवेदकों की भीड़ नजर आ रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी सुबह से ही नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। एक तरफ जहां 17 नगर निगमों में मेयर पदों को लेकर मंथन चल रहा है, तो वहीं माना जा रहा है कि पहले चरण के चुनावों के लिए मेयर पदों पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी लिस्ट जारी कर सकती है। संसद यानी के निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है और खास बात है कि अब पार्टी कार्यालयों पर बड़ी तादाद में नेता नजर आने लगे हैं। दावेदारों की भीड़ है। हम खड़े हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, जहां पर अब दूर दराज से नेता अपने दावेदारी पेश करने आ रहे हैं। सबके हाथ में आप नजर आएगा एक प्रोफाइल की ये कॉपी लेकर सब अपने अपने नेताओं से मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव सुबह से ही लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 17 ऐसी नगर निगम की सीटें हैं जहां पर मेयर का चुनाव होना है, उसे लोकसभा के तौर पर देखा जाता है। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं। कहाँ से आए आप? हम आए हैं जिला हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर से, सर विधानसभा से। नगर पालिका में गढ़मुक्तेश्वर पड़ती है, वहाँ से। दावेदारी? बिल्कुल दावेदारी है। मुलाकात हुई है? हाँ, बहुत अच्छे से मुलाकात हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्यार आशीर्वाद हमेशा बना रहा, अभी भी बना रहेगा और बहुत अच्छे वोटों से जीत पाएंगे। ये सोना सिंह जी अभी भी चेयरमैन है वर्तमान में, और अगली बार भी ये चेयरमैन बनने जा रहे हैं। आप भी हापुड़ से? जी, हापुड़ से नगर मुक्तेश्वर नगर पालिका से मैं चेयरमैन हूँ और समाजवादी पार्टी से ही प्रत्याशी की संभावना है और बहुत भारी बहुमतों से हम जीत। सवाल ये है कि जो मुद्दे हैं स्थानीय चुनाव के, ये क्या ये जो बड़े बड़े मुद्दे रहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये मुद्दे हावी रहते हैं इस तरह के चुनाव में? हमारे चुनाव में कोई मुद्दा हावी नहीं होता। हमारे यहाँ पे जो है सर्व समाज का सहयोग हमें मिलता है। मैं 2 बार चेयरमैन रहा हूँ, 2 योजनाओं बराबर चेयरमैन रहा हूँ। पानी की दिक्कत कभी नहीं हुई, लाइट की दिक्कत कभी नहीं होती। रोड खरंजे जो भी हैं सारे सब बनते हैं। हर समाज का साथ हमें मिलता है। सर्व समाज के सहयोग से हम चेयरमैन बनते हैं और आगे आशा करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम पर आशीर्वाद है कि भारी बहुमत से जीत के नगर पालिका गढ़ में आएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। कुछ और लोग भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर। तो विनय भाई, आप एक हापुड़ से हमारे साथ लोग साथी जुड़े, दूसरा गोरखपुर से। बाबा का गढ़ है, बड़ा मुश्किल होगा वहाँ तो चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए। गोरखपुर किसी का गढ़ नहीं होता है, वह गोरखपुर बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती है। वह किसी गढ़ नहीं है, वो गोरखनाथ का गढ़ है। तो उम्मीद क्या है, समाजवादी पार्टी कैसा कमाल कर दिखाएगी कुछ वहाँ पर? बिल्कुल कमाल करेगी, क्योंकि आप इससे पहले भी
भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, लोकसभा का चुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। और इस समय का माहौल थोड़ा चेंज है क्योंकि जनता बहुत परेशान है। लोकल इश्यूज से लेकर के महंगाई से लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के थाली से रोटी गायब हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, किसान परेशान। ये मुद्दे इस तरह के स्थानीय चुनाव में रहते हैं, आपको लगता है कि ये मुद्दे रहेंगे, इस तरह के लोग इन सब चीज़ों में वोट करेंगे? देखिए, नगर निकाय नगर पंचायत का चुनाव जाहिर सी बात है लोकल इश्यूज पे ही होता है, इन्हीं सब मुद्दों पर होता है। राष्ट्रीय मुद्दा कहीं न कहीं अपनी पहचान छोड़ता है, असर पड़ता है, लेकिन ये जो लोकल इश्यूज हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, महंगाई है, सड़क है, खड़ंजा है, नाली है, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें हावी रहती हैं और नगर निगम चुनाव में लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी किस पर दांव खेलेगी? कुछ ऐसे चेहरे हैं क्या गोरखपुर से जो मेयर के प्रत्याशी के तौर पर नजर आएंगे? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है और राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको भी उचित समझेगा अगर देगा उसको। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत दमदारी के साथ लड़ाएगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी जिसको जिलाध्यक्ष बनाया है एससी समाज से है और इससे वह अध्यक्ष जो सारे लोगों को लेकर के चल रहा। अब की बार अच्छा चुनाव होगा, गोरखपुर में परिणाम बेहतर होंगे, देखने लायक होंगे, चौंकाने लायक होंगे। निकाय चुनाव का ऐलान हुआ है, तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद से ये भीड़ लगातार नजर आ रही है। माना यह भी जा रहा है कि गुरुवार तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो प्रत्याशी हैं मेयर के, उनका ऐलान करेंगे, क्योंकि 17 से नगर निगम में मेयर का चुनाव होना है, तो जाहिर तौर पर बड़ी जिम्मेदारी वो है। इसको लेकर ये माना जा रहा है कि 3 से 4 दिन में प्रत्याशियों का चयन भी हो जाएगा और लिस्ट बाहर आएगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर खुशी जाहिर की। डॉक्टर अल्ताफ ने कहा कि आप निकाय चुनावों में मजबूती से लड़ेगी। मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि एक ईमानदार और एक अच्छी पार्टी आम आदमी पार्टी कल चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया है। देर से ही सही, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया है। और ये भी चिंता का एक विषय था कि क्या वजह थी कि आम आदमी पार्टी को, जो कि इतने महीने गुजर गए हैं और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया था, लेकिन फाइनली हम लोगों को मिल गया है। और एक विकल्प के रूप में अब आम आदमी पार्टी देश की राजनीति के लिए तैयार हो चुकी है। हम लोग देश के कई राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने को हैं, लेकिन इससे पहले यूपी की आरएलडी का क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है। तो वहीं सोमवार को चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि राष्ट्रीय लोकदल का उत्तर प्रदेश से और भारत राष्ट्र समिति से आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। चुनाव आयोग के इस एक्शन के बाद यूपी के नगर निकाय चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर भी संकट मंडरा रहा है, जिसके चलते राष्ट्रीय लोकदल की ओर से राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा गया और कहा गया कि हमारे चुनाव चिन्ह हैंडपंप को राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशियों के लिए सभी सीटों पर आरक्षित करें। इस पत्र के बाद हैंडपंप चुनाव चिन्ह को आरक्षित करने का फैसला अब राज्य निर्वाचन आयुक्त ही करेंगे। तो वहीं हरदोई में आज प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सामुदायिक रेडियो का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। सामुदायिक रेडियो के शुभारंभ के मौके पर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद थे। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सामुदायिक रेडियो को जन सामान्य के लिए उपयोगी कदम बताते हुए कहा कि इससे स्थानीय लोगों को और प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा। 90.4 FM ये कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत हरदोई में आज माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल के माध्यम से हुई है। उनके द्वारा लोकार्पण किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया वर्चुअली। आज से ये रेडियो हरदोई और हरदोई के आसपास के क्षेत्र के लोगों को नई नई जानकारियाँ देगा, देश दुनिया की, उनके मनोरंजन की चीज़ उनको उपलब्ध कराएगा। और दूसरी बात सबसे मुख्य, ये हरदोई की माटी की सुगंध को लोगों तक पहुंचाएगा, जिससे कि गांव के लोग जो गांव में अपनी कलात्मक कार्य कर रहे हैं, या आपने कोई उनके लोकगीत हैं, या गांव के लोगों की अपनी कोई खासियत है,
यानी कि वो हुई मिट्टी की पहचान, वो इस रेडियो के माध्यम से हरदोई नहीं बल्कि देश दुनिया के लोगों तक इसकी ऐप के माध्यम से पहुंचेगी। ये रेडियो आने वाले दिनों लखनऊ के 11 अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि लखनऊ के केजीएमयू, लोकबंधु, लोहिया, बलरामपुर हॉस्पिटल समेत 11 अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई है। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मॉक ड्रिल में खुद हिस्सा लिया। निपटने के लिए हमारे हॉस्पिटल्स तैयार है। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। शासन ने एक ऑफिसर को नोडल अफसर के रूप में सभी जिलों में नियुक्त की है। कल शाम तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। आज बलरामपुर अस्पताल में स्वयं हमने मॉक ड्रिल का अपनी आंखों से निरीक्षण किया है, देखा है। एक मरीज को लाकर सभी उपकरणों को चुस्त दुरुस्त पाया गया है। हमने मरीज को भर्ती किया है। एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटा दिया गया है। एनसीईआरटी के इस बदलाव से सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ इस फैसले को लेकर सियासत अपने मतलब निकाल रही है, तो वहीं बीजेपी इसको लेकर कह रही है कि इस पर सियासत ना की जाए। वहीं इस घमासान के बीच यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का क्या कुछ कहना है, इस मामले को लेकर जनता टीवी ने गुलाब देवी से खास बातचीत की है। सुनिए। एनसीईआरटी के फैसले को लेकर बवाल मचा है। राष्ट्रीय स्तर पर बहस जारी है। लगातार देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का भी इसमें लड़ाया जा रहा है। आज इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी हैं। उनसे ही बातचीत करते हैं आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस पे। मैम, लगातार एनसीईआरटी ने जो फैसला लिया है, कुछ किताबों में जो चीजें चैप्टर्स कम किए गए हैं या बदलाव किए गए, उसको लेकर लगातार बवाल हो रहा है। हालांकि पक्ष तो कह रहा है कि बच्चों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा था इसको कम करने के, लेकिन विपक्ष कह रहा है इतिहास को बदलने का एक चाल है। इस संबंध में मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ कि जो लोग बवंजर मचा रहे हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है। ये बवंजर उनका तथ्यहीन है। उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ केवल हिंदी की पुस्तकें छापी जाती हैं और कृषि की छापी जाती हैं। इसके अलावा जितना कोर्स आता है वो एनसीईआरटी के माध्यम से ही हम पढ़ाते हैं और उसी को लागू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, फिराक गोरखपुरी और निराला जी, ये सब तो हिंदी के ही है। रचनाएं इनकी भी गायब हो रही हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम से गायब नहीं। हमने तो कोई संशोधन किया ही नहीं है किसी तरीके का, और ना हम करेंगे। हमारी तरफ से कोई संशोधन नहीं हुआ है। नहीं, आपने नहीं किया। एनसीईआरटी ने जो संशोधन किया वो तो सब पे लागू होगा ना। हम और आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। हम और आप नहीं कर सकते। वो पूरे देश में वो पुस्तकें लागू होती हैं। लेकिन ये नहीं, आप एक शिक्षा मंत्री, इसलिए मैं आपसे पूछना जरूरी हो जाता है आपका वर्जन। ये सबसे बड़ा ये एक मुगलों के इतिहास को लेकर एक औरंगजेब के इतिहास को हटा दिया गया, जहांगीर के इतिहास को हटा गया, सारे मुगल खत्म हो गए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। लगातार फारूक अब्दुल्ला बयान दे रहे कि 800 साल का इतिहास रहा, वो मिटाया नहीं जा सकता है। इतिहास किसी का भी नहीं मिटाया जा सकता और न मिटाने का कोई प्रयास कर रहा है। लेकिन हमने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी की पुस्तकें पूरे देश में चल रही हैं। कहीं किसी प्रदेश में कोई बवाल मच रहा है? यहाँ तो थोड़ा सा मुद्दा किसी को मिल जाए, इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। किसी के पास कोई और विकास का मुद्दा तो है नहीं। नहीं, उत्तर प्रदेश की भी राजनीतिक पार्टी अगर इतिहास को खत्म करने का प्रयास है, जो हमारे मुगलों का इतिहास रहा है, या हमारे द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, कैसा भी नहीं किया जा रहा है, भ्रम को कैसे खत्म करेंगे? ये तो वो लोग जाने कैसे भ्रम को समाप्त करेंगे। भ्रम की कोई दवाई नहीं होती है। अगर रस्सी पड़ी है उसको सांप समझा जाए तो क्या करोगे? नहीं, तो आपका कुछ काट है, आप क्या स्पष्टीकरण इस पर देंगे? तो क्योंकि विपक्ष तो ये समझ नहीं रहा है। विपक्ष तो यही कह रहा है कि भाजपा का ये चाल इतिहास को खत्म करना है। स्पष्टीकरण है कि एनसीईआरटी की बुक जो आएगी वही हम लागू करेंगे, क्योंकि वो पूरे देश के लिए बुक होती है, एक प्रदेश के लिए नहीं होती है। और प्रदेशों में तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है, आप एक भाजपा की भी नेता है इसलिए मैं पूछना जरूरी समझे, आप भी मुस्कुरा रही हैं कि 1984 के दंगे का तो जिक्र किया गया, लेकिन गुजरात के दंगे को हटा दिया गया। मैंने आपको बता दिया ना कि हमारे द्वारा इस पे तो बताइए, क्या कोई संशोधन हमारे द्वारा नहीं। दंगा तो भाई 84 का भी दंगा होता है, गुजरात का भी दंगा, दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। दंगे कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिनकी चर्चा की जाए, इनका इतिहास बने। भाई तो दंगा तो हटाए, तो 84 पे तो दंगा ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसका इतिहास बनाया जाए। वही मैं पूछ रही हूँ, मैं वही पूछ रही हूँ 84 के दंगा का फिर जिक्र क्यों? उतनी सामने नहीं आए तो ज्यादा अच्छी है। गुजरात का दंगा बुरा था क्या? 84 का दंगा बुरा नहीं था जिसको बच्चों को पढ़ाया जाए? पाठ्यक्रम के बारे में हमसे पूछिए। ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हाँ, पाठ्यक्रम के बारे में हमसे पाठ्यक्रम के ही बारे में पूछ रही हूँ। गलत चीजों के बारे में नहीं, गलत चीजों का प्रचार प्रसार जितना कम किया जाए उतना अच्छा रहता है।
तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को जीतने के लिए भाजपा ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सांसदों की बैठक हुई। बैठक के संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सांसदों की 2 बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं, जबकि तीसरी बैठक आज हुई है। इस बैठक में नगर निकाय और लोकसभा चुनावों को जीतने पर मंथन हुआ। साथ ही जिन बूथों पर बीजेपी की स्थिति कमजोर है उसको मजबूत करने पर चर्चा की गई है। क्योंकि रूटीन की मीटिंग्स होती हैं, इससे पहले भी हमारी सांसदों की बैठक 2 बैठकें दिल्ली में हुई हैं और ये तीसरी बैठक हमारी मुख्यमंत्री आवास में आज शाम को रहेगी। हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी इस बैठक में रहेंगे और सांसदों द्वारा अनेकों सुझाव सरकार के लिए भी होते हैं और संगठन के लिए भी होते हैं। उत्तराखंड सरकार आंचल कंपनी का विस्तार करने जा रही है। राज्य के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार की योजना है कि प्रदेश भर में आंचल के 100 बूथ खोले जाएंगे। इसके तहत शुरुआती चरण में आंचल के 53 बूथ खोले जाएंगे। इस महीने के अंत तक 13 अन्य कैफे खोले जाएंगे। साथ ही विभाग ने निर्णय लिया है कि अब आंचल बूथ को सरकारी जमीनों पर खोला जाएगा, जिससे विभाग पर वित्तीय भार न बढ़े, साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। प्लानिंग है वो 100 बूथ खोलने की है, आंचल के कैफेज खोलने की है। कोशिश ये है कि आंचल जो है पब्लिक तक पहुंच सके, आंचल डाइवर्सिफाइड रूप में पब्लिक तक पहुंचे। देखिए अमूल हो, चाहे वर्का हो, चाहे आनंदा हो, कोई भी सिर्फ दूध में नहीं है, बटर में भी है, आइसक्रीम में भी है, फ्लेवर मिल्क में भी है, कुल्फी में भी है। तो हमने एक कोशिश करी है आंचल को डाइवर्सिफाई करने के लिए। हमने जो बूथ खुलेंगे उसमें आंचल का फ्लेवर मिल्क भी होगा, कुल्फी भी होगी, थिक शेक्स भी होंगे, आइसक्रीम भी होगी। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष ने यात्रा की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरने का काम किया। एक तरफ जहां विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं की, तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए पूरी तैयारी की है। यात्रा के लिए सड़कों के निर्माण के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए अन्य सभी सुविधाएं चारधामों में उपलब्ध कराई गई हैं। तो वहीं विपक्ष की ओर से जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी बेबुनियाद हैं। सरकार चारधाम यात्रा के लिए बहुत संवेदनशील है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं, यात्रा मार्गों पर चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे लोगों को रहने और ठहरने की व्यवस्था है, वो चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सरकार ने देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याएं सुनी। आज अलग अलग जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं राज्यपाल के सामने रखी। राज्यपाल ने सभी समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। देहरादून कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करी है, जहां पर प्रदेश प्रवक्ता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस ने नगर निगम देहरादून की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए 12 अप्रैल को नगर निगम का घेराव करने की घोषणा की है। दरअसल कांग्रेस ने मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति समेत 4 मुद्दों को लेकर घेराव करने की तैयारी कर रखी है। विदेशी मुद्रा रखने के मामले में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की जांच के आदेश जारी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह के पत्र का संज्ञान लेते हुए विदेशी मुद्रा रखने के मामले में खानपुर विधायक के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के समय विधायक उमेश कुमार के यहां छापेमारी हुई थी, जिसमें कई संपत्तियों के कागजात और विदेशी मुद्रा बरामद हुई थी, लेकिन कई शासकीय अधिकारियों के सपोर्ट के चलते कार्रवाई को दबा दिया गया और अब इस मामले में दोबारा कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सम्मानित उत्तराखंड वासियों, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ये आपराधिक विधायक उमेश, जिसके ऊपर 29 मुकदमे दर्ज हैं और बलात्कार जैसे जघन्य मुकदमे में आरोपित है, दुर्भाग्य रहा कि देवभूमि की विधानसभा में पहुंच गया। खैर दीगर बात है। 2018 में इसके विरुद्ध मुकदमे दायर हुए, ये जेल भी गया, लेकिन तत्समय जो फेमा में मुकदमे रजिस्टर हुए थे, वो जांच वगैरह कैसे मैनेज की गई, ये भी एक प्रश्न सूचक है। हमने जब देखा तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। मंडलायुक्त रोशन जैकब पहुंची राम मनोहर लोहिया
पार्क लोहिया पार्क का किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, कहा नेचुरल चीजों पर विशेष रूप से किया जाए फोकस। हरदोई में किशोरी के साथ रेप की घटना आई सामने, युवक ने अश्लील वीडियो बनाकर किशोरी को धमकाया, पुलिस मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश में जुटी। श्रावस्ती पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता पर हमला, आधा दर्जन से ऊपर बदमाशों ने लाठी डंडे से बोला हमला, घायल एक्टिविस्ट को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ एटीएम में लोडर कैश की गाड़ी लाने वाले गार्ड की मौत, बैंक ऑफ इंडिया एटीएम में लाया गया था कैश, पानी पीने के दौरान खुद की चली गोली से हुई है मौत, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जिला अस्पताल बांदा की लापरवाही आई सामने, डिलीवरी कराने आई महिला को डॉक्टरों ने किया रेफर, समय से नहीं पहुंची एम्बुलेंस, महिला ने अस्पताल की चौखट पर दिया बच्चे को जन्म। बांदा में फंदे से लटका मिला युवक का शव मिलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में दबंग युवकों ने छात्र के साथ की मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले की तफ्तीश करी शुरू। फतेहपुर में गेहूं के खेतों में लगी आग, बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है आग, 50 बीघे गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। औरैया में तहसील कर्मचारी की हुई मौत, ड्यूटी करने के बाद घर पहुंचा था कर्मचारी, अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मौत, डॉक्टर ने अस्पताल में किया मृत घोषित। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक है, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।